नहीं करेगी गठबंधन, सुनील जाखड़ ने किया ऐलान। अयोध्या में रामलला ने खेली दिव्य होली, सीएम योगी बोले 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आई ये घड़ी। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की देर रात तबीयत बिगड़ी, यूरिनरी इन्फेक्शन से परेशान, आईसीयू में होगा सर्जरी। पीडीए यानी परिवार दंगा एसोसिएशन बीजेपी का मुकाबला कर नहीं सकता, सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी, गुजरात की 2 सीटों पर दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। अब वक्त है ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। बीजेपी ने मंगलवार को ऐलान किया कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो संदेश के जरिए खुद इसकी पुष्टि करी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पंजाब के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। सुनील जाखड़ ने कहा कि ये फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय और नेताओं की राय को लेकर पंजाब किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के संगतकार और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि जो काम बीजेपी ने पार्टी के पीएम मोदी की रहनुमाई में पंजाब के लिए किया है वो किसी से छुपे नहीं है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि किसान के फसलों का एक एक दाना पिछले 10 सालों में लिया गया है। एमएसपी के भुगतान उनके खाते के अंदर उनके खातों में पहुंची है। करतारपुर साहिबा में लोग खुले दर्शनों की सदियों से मांग कर रहे थे और पीएम मोदी की ओर से पूरी की गई है। पंजाब का सुनहरा भविष्य ये मन के कि पंजाब की सुरक्षा, पंजाब के सरहद पर अमन शांति को मजबूत रखने के लिए भी ये फैसला लिया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 1 जून को पंजाब के लोग बीजेपी को और मजबूत बना के देश की उन्नति में पंजाब का योगदान बीजेपी को वोट देकर करेंगे। बता दें कि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन की खूब चर्चाएं थी, जिस पर अब सुनील जाखड़ की प्रतिक्रिया आने पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। इससे पहले साल 2019 में अकाली दल ने एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ा था। फिर साल 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोमवार को रामलला ने अपनी पहली होली मनाई। इस दौरान उनकी मोहक मूर्ति को फूलों से सजाया गया है, माथे पर गुलाल लगाया गया है। उनकी पोशाक काफी आकर्षित लग रही है। इस दौरान अयोध्यावासी और भक्त पहली बार अपने राम जी के साथ होली खेलकर काफी उल्लासित नजर आए। इस दौरान मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये शुभ घड़ी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तस्वीरें शेयर कर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने लिखा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा और संघर्षों के बाद ये सौभाग्यशाली घड़ी आई है। जय श्री राम। इस दौरान रामलला को फूलों से सजाया गया था। रामलला के दरबार में पुजारियों ने रामलला के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर अपने आराध्य के साथ होली खेली। उनके राग, भोग और श्रृंगार के क्रम में उन्हें अबीर गुलाल अर्पित किया। आज भक्तों की संख्या में काफी बड़ी संख्या थी। अयोध्या ने लोग भी इस मौके पर काफी प्रसन्न थे। अयोध्या ने नया घाट निवासी रामकृपाल राम मंदिर में होली खेलकर काफी खुश थे। उन्होंने कहा कि शुभ घड़ी बहुत दिनों बाद आई है। पहले रामलला टेंट में थे तो ऐसा नहीं हो पाता था। बड़ा शुभ अवसर है। हम लोगों ने दरबार में खूब होली खेली। बाराबंकी से दिनेश भी आज दर्शन करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रामलला ने 495 साल बाद भव्य महल में होली खेली है। इस दौरान देश भर के लोग मंदिर पहुंचे। अयोध्या में होली में सबसे पहले मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को अबीर गुलाल अर्पित करने और होली खेलने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद पूरी अयोध्या रंग उत्सव के उल्लास में डूब गई। एक पुजारी ने बताया कि आज रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। पुजारी ने रामलला की होली के गीत सुनाए और वहीं राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु भी होली के गीतों पर नाचते झूमते नजर आए। इसी तरीके से रामनगरी में होली का उल्लास छाया रहा।
यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। उसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो मुख्तार का इलाज मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा है। हालांकि मुख्तार की तबीयत को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से चुप्पी साध दी है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बीते दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था। उसे रात में 1 बजे मुख्तार अंसारी को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रेकमेंड की थी। इसके बाद मुख्तार को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन दिया गया है। 21 मार्च को जब बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी की थी तो उनके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि 19 मार्च की रात में खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया था, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हो रही है। कृपया मेरा सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दें। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया था। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टर के पैनल की टीम जेल पहुंची थी। इसमें एक फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल थे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट कराया। वहीं रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी दी थी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोज़ा रहने के कारण ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवर फीडिंग की वजह से मुख्तार को दिक्कत हो रही है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट भेज दी गई है। वहीं बांदा जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी के स्लो पॉइजन देने के आरोप को खारिज कर दिया है। प्रशासन ने बताया कि पहले एक सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाता है, उसके बाद मुख्तार को दिया जाता है। जेल के 900 बंदी भी यहां पर खाना खाते हैं। ऐसे आरोप बेबुनियाद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सीसीटीवी के साथ साथ सिविल और पीएसी का कड़ा पहरा है और खुद भी निगरानी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला है, लेकिन परिवार दंगा एसोसिएशन भाजपा का मुकाबला कर नहीं सकता। अखिलेश लोकसभा चुनाव से लगातार पीडीए को वकालत कर रहे हैं। वो पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते रहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष एकजुट होने का स्वागत करता है, लेकिन उनका गठबंधन स्वार्थ का है। जब मोदी एक ब्रांड है, विकास की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, निवेश की गारंटी है, तो परिवार कल्याण की गारंटी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शौचालय मिले हैं, आवास मिला है, सम्मान निधि और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, क्या उनमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक नहीं है? योगी ने कहा, हमारे सामने किसी भी सीट पर चुनौती नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले उपचुनाव में तो हमने सबसे कठिन मोर्चे आजमगढ़ और रामपुर भी फतेह कर चुके हैं। कहीं और चुनौती नहीं है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार सुरक्षा के बारे में सोच रही है और विपक्ष अराजकता के बारे में। सरकार दंगा मुक्त प्रदेश के बारे में सोचती है तो वो दंगाइयों को गले लगाने के बारे में। दोनों में अंतर है। अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए अयोध्या लाभ और हानि का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है। हमारा मानना है कि जन आस्था का सम्मान होना चाहिए। हमने वही किया है जो जनता चाहती थी। स्वाभाविक रूप से ये लाभ नहीं, जन आस्था का सम्मान का विषय था। हम लोगों ने उसमें योगदान देकर अपने आप को कृतार्थ किया है। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपनी अपनी जीत की तैयारी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। भाजपा समेत विभिन्न दलों ने कई सीटों पर अपने अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी बड़ा ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने सोमवार को बताया कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में गुजरात के भरूच और गांधीनगर में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि गांधीनगर सीट से वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। भाजपा ने इस बार भी उन्हें सीट से टिकट दिया है। एआईएमआईएम गुजरात के अध्यक्ष साबिर काबलीवाला ने कहा है कि हमारे नेतृत्व से भरूच और गांधीनगर लोकसभा सीट की पार्टी के उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। आपको बता दें कि भरूच और गांधीनगर दोनों ही क्षेत्र में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है।
गांधीनगर से अमित शाह तो वही भरूच से मनसुख वसावा सांसद हैं। दोनों नेता 2024 में इन्हीं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अमित शाह गांधीनगर सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। अमित शाह ने अपने विरोध कांग्रेस पार्टी को वोटों से हराया था। उन्हें करीब 8 और 94,000 वोट मिले थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस बार गांधीनगर से सोनल पैनल को टिकट दिया है। साल 2000 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर अब तक जीत नहीं हासिल कर पाई है। चुनाव आयोग ने बताया कि आयुक्त चुनाव 7 चरणों में होंगे। पहले चरण में वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, तीसरे चरण का 7 मई को और 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा। पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होगा। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होगी। सातवें चरण का मतदान 1 जून को होगा। गुजरात में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में तीसरे चरण में मतदान होगा। सभी 26 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बुरी तरीके से घिर गई हैं। भाजपा नेताओं समेत आम लोगों की सुप्रिया पर हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कहा है कि उसे निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कंगना रनौत के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए सुप्रिया पर कार्यवाही की मांग करनी चाहिए। आइए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल भाजपा ने बीते दिन अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इस ऐलान के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की एक तस्वीर शेयर करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। जब इस मामले पर हंगामा मच गया तो पोस्ट डिलीट कर ली गई। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि वो इस मामले में निर्वाचन आयोग से संपर्क करेंगी। सुप्रिया श्रीनेत को इस मामले पर कंगना रनौत ने भी जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में मैंने हर महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमने बेटियों को पूर्वग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। सबसे बढ़कर मैं जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। इस पूरे मामले में घिरने के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी सफाई जारी करी। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए कहा, मेरे फेसबुक और इंस्टा के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इनमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया है। मुझ जैसे ही इसे जानकारी हुई, मैंने वो पोस्ट हटा दिया है। जो भी मुझे जानते हैं वो एक अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मैं किसी भी महिला के व्यवहारिक बात नहीं करती हूँ। मेरी जानकारी आया है कि ये पोस्ट पहले एक पैरोडी अकाउंट पर चल रहा था। यहाँ से किसी ने एक पोस्ट उठाकर मेरे अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है। मैं ऐसा करने वालों की पहचान में लगी हूँ। साथ ही मेरे नाम का दुरुपयोग कर बनाए गए पैरोडी अकाउंट को भी एक्स में रिपोर्ट किया है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ कमलनाथ समेत कई नेता शामिल होंगे। नकुल नाथ सुबह 10:30 बजे नामांकन रैली और सभा करेंगे। वहीं इसको लेकर पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि आज छिंदवाड़ा सांसद की नकुल नाथ लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। उनमें से प्रदेश भर के कांग्रेस नेता और हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। मैं और पूरा छिंदवाड़ा परिवार इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनेगा। आइए हम नामांकन की प्रक्रिया के साथ देश में एक राजनीति की शुरुआत करें। वहीं इससे पहले सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज अपनी कर्मस्थली छिंदवाड़ा पहुंचकर साथियों और समर्थकों से मुलाकात की। मेरे और छिंदवाड़ा के बीच प्रेम, विश्वास और संबंधों की वो अटूट और अनंत दास्तान है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बता दें कि कांग्रेस ने इस बार भी छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उसके सामने बीजेपी विवेक बंटी साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। विवेक बंटी साहू को अपना नामांकन दाखिल करना है। उनके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप के नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। करोल बाग के विधायक सहित कुछ विधायक पार्षद मौजूद हैं। आप कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर चक्का जाम करने की कोशिश करी है, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत ले लिया है। इस दौरान आप कार्यकर्ता केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगा रहे हैं। मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला भी पहुंची हैं और विधायक और नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि नेता और कार्यकर्ताओं ने आज सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया। उधर केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी पद छोड़ने से मना कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। वो तर्क दे रहे हैं कि कानून में किसी आरोप में गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात नहीं है। वो भाजपा उसके इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम से दिल्ली सचिवालय तक रोष मार्च निकालकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अन्य नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं में नैतिकता नहीं बची है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री आबकारी नीति घोटाले आरोप में गिरफ्तार होने के बाद भी पद नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा उनके इस्तीफे के लिए आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के संघर्ष के कारण आबकारी घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी को सौंपी गई है। इस मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में हैं। सिसोदिया को अपना पद छोड़ना पड़ा, केजरीवाल को भी पद छोड़ना पड़ेगा। उनके इस्तीफे को लेकर पार्टी राजघाट पर प्रदर्शन कर चुकी है। उसी कड़ी में मंगलवार को रोष मार्च निकाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर अभियान चल रहे हैं। उनके इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल में आगामी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गुजरात के 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले, हिमाचल प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके अलावा कर्नाटक में 1 और बंगाल में 2 सीटों पर चुनाव होंगे। राज्य की 2 सीट विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इन दोनों ही सीटों के लिए भाजपा ने मंगलवार को अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। महानगर के 12 नगर में कोलकाता नगर निगम की पार्टी परिषद सजल घोष और मुर्शिदाबाद के भगवन लाल सीट से भास्कर सरकार को मैदान में उतारा गया है। 12 नगर के तृणमूल विधायक तापस राय ने इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए हैं और वो कोलकाता उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। वहीं भगवान गोला सीट तृणमूल विधायक इंद्रीश अली के निधन की वजह से रिक्त हुआ था। वहीं भाजपा के सिक्के में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पार्टी ने कुल 111 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इनमें से यूपी के 13 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। अब तक यूपी में बीजेपी 60 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर चुकी है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। इसकी एक झलक होली के मौके पर देखने को मिली। यादव परिवार ने सोमवार को एक साथ होली मनाई। इस दौरान अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव सब एक साथ दिखे। सबकी जुबान पर एक ही बात थी और वो थी 2024 का चुनाव। अखिलेश यादव जो पहले यूपी की 80 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, होली के मौके पर उन्हें महज यादव परिवार की बात करते दिखाई दिए। अखिलेश ने सैफई में आयोजित होली महोत्सव के दौरान कहा कि लोग परिवार वालों को लेकर तमाम सवाल उठा रहे, इसलिए हमने भी रिकॉर्ड बना लिया है और सभी परिवार वालों को टिकट दिया है। ये रिकॉर्ड इसलिए भी तोड़ दिया है कि बीजेपी वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से कहेंगे कि वो भी इस होली पर संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगने जाएंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि ये केवल चुनाव नहीं है बल्कि आपके और मेरे भविष्य का भी चुनाव है। वहीं इस मौके पर शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग होली के साथ साथ चुनाव की तैयारी भी कर लें। 2024 के चुनाव गंभीर हो जाएं और आपको भी जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसे गंभीरता के साथ पूरा करें। कुछ भी करना पड़े, किसी को मनाना पड़े तो मनाना।
2019 में अखिलेश यादव के परिवार से 2 लोग ही चुनाव जीत पाए थे। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से, अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव जीत सके थे। वहीं कन्नौज सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल करी थी। 2022 में अखिलेश यादव ने करहल सीट से विधायक बन जाने के बाद आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी, लेकिन उस पर उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ और धर्मेंद्र यादव को मात दी थी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।